नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी में आज पहली बार आए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। उनसे अनुरोध भी है कि वो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें तो बड़ी कृपा हो, जिससे कि हम लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहें। अब आज की चर्चा दरअसल वही बिहार पर केंद्रित है, क्योंकि बिहार में तमाम सारे जो सर्वेज हैं वो एनडीए और गठबंधन की सरकार बना चुके हैं, जबकि अभी मतों की गणना होने में करीबन 24 से 36 घंटे बाकी हैं। 14 नवंबर को मतगणना सुबह शुरू होगी और दोपहर तक ये स्पष्ट हो जाएगा आधिकारिक रूप से कि बिहार में किसकी सरकार जनता ने बनाई है। अब जो सर्वे जिस ढंग से आए हैं उन पर कुछ लोगों को यकीन है, कुछ को यकीन नहीं है। कुछ लोग इन तमाम सारे सर्वेज को, जो कि एक ही सुर में बोल रहे हैं, करीबन 8-9 कंपनियों ने अलग अलग सर्वे किए हैं और सबका कहना है कि एनडीए की सरकार बन रही है। तो लोगों का ये मानना है कि इन सर्वे के पीछे सत्तारूढ़ गठबंधन का, केंद्रीय चुनाव आयोग का कोई गठजोड़ है, जो पहले से धारणा बना देना चाहता है कि सरकार तो बनी रही है, बाद में जो परिणाम ऐसे ही अगर आए तो उन पर कोई उंगली ना उठा पाए। लेकिन बात ऐसी नहीं है। रोज नए नए गणित सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बिहार का आखिर भाग्य विधाता है कौन, बिहार की किस्मत को बनाएगा कौन, बिगाड़ेगा कौन। तो ये सब चीजें हैं, कयास पर केंद्रित हैं और सबके अपने अपने कयास हैं। किसी का कयास हो सकता है 14 नवंबर को सही साबित हो और किसी का कयास गलत साबित हो। सबसे बड़ी बात ये रही कि आप देखें पिछले 2 साल में जिन विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सब में सत्तारूढ़ दलों ने महिला वोटरों को पटाने की बड़ी कोशिश की। मध्य प्रदेश से ये बिस्मिल्लाह हुआ था। मध्य प्रदेश में तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने लाडली बहना योजना शुरू की थी और इस योजना के तहत महिलाओं को बिना किसी जांच पड़ताल के हर महीने 1200 रुपये महीने मदद की शुरुआत की थी, जो कि 3000 रुपये तक किए जाने का भरोसा दिलाया गया था। हालांकि वो आज 2 साल गुजरने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी इस योजना के बाद, लेकिन अभी भी 1500 रुपये तक पहुंची है गाड़ी। फिर इस योजना का अनुसरण दूसरे राज्यों ने भी किया। छत्तीसगढ़ में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ और यहाँ तक कि झारखंड में भी हुआ। और दोनों दलों ने किया, जो सत्तारूढ़ दल थे उन्होंने भी किया, विपक्ष ने भी किया और इसके नतीजे अलग अलग ढंग से आए। आप देखें कि झारखंड में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीने देने की बात कही थी, तो वहाँ उसकी सरकार बन गई। महाराष्ट्र में भी बनी। महाराष्ट्र में हालांकि पैसा देने के लिए सरकार के पास नहीं है, लेकिन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं। इसी तरह बिहार में भी एक स्ट्रोक सत्तारूढ़ दल ने ज्यादा खेला। उन्होंने प्रति माह 1200-1500 रुपये, 3000 रुपये देने के बजाय जो जीविका दीदियां कहलाती हैं उनको एक मुश्त 10,000 रुपये उनके खाते में डाल दिए और कहा कि चुनाव के बाद उनको ये पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे और बाद में वो इस पैसे के आधार पर बैंकों से अपना काम धंधा शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण ले सकती हैं। तो जो हमारा एनडीए गठबंधन की इस मास्टर स्ट्रोक के बाद महागठबंधन ने भी जब अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें महिलाओं को केंद्र में रखा और जो तेजस्वी हैं यादव, आरजेडी के मुखिया और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार या चेहरा, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, वो बाकी महिलाओं को तो 2500 रुपये महीने देंगे ही, लेकिन जो आजीविका दीदियां हैं उनको भी 30,000 रुपये एक मुश्त देंगे। और महिलाओं के लिए अलग अलग तमाम लाभार्थी योजनाओं की घोषणा की गई। हर परिवार में एक नौकरी की घोषणा की गई। 70 किलोमीटर के दायरे में सरकारी कर्मचारियों का तबादला करने की घोषणा की गई। तो लोगों का अब आकलन ये है कि बिहार की जो किस्मत है वो बिहार की महिलाएं ही लिखेंगी।
उसमें महिलाओं की भूमिका इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि इस बार जो मतदान का प्रतिशत बिहार में है पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा हुआ है, 65 के ऊपर तक गया है। और जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, पहली बार चुनाव आयोग ने ऐसे आंकड़े दिए कि महिलाओं ने कितने डाले, पुरुष ने कितने मतदान में हिस्सा लिया। तो चुनाव आयोग के अगर आंकड़ों पर आप भरोसा करें तो महिलाओं ने इस चुनाव में करीबन 2.5 करोड़ महिलाओं ने मतदान में हिस्सा लिया है। तो ये बढ़ी हुई जो संख्या है वो पिछले चुनाव के मुकाबले, यानी 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें 2.1 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया था और इस बार 2.5 करोड़ महिलाओं ने भाग लिया, यानी कि कुल 6 लाख महिलाएं ज़्यादा इस बार मतदान में हिस्सा लेने आई। अब ये महिलाएं कौन सी हैं? आजीविका दीदियां, ये तेजस्वी वाली हैं या हमारे नीतीश बाबू वाली हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो मतपेटियां जब खुलेंगी तभी तय होगा। लेकिन बिहार में महिलाओं मतदाताओं के बीच में जागरण का अभियान नया नहीं है। 2010 से ये अभियान शुरू हुआ। 2010 में महिलाओं ने 1.4 करोड़ महिलाओं ने मतदान में हिस्सा लिया। 2015 में ये प्रतिशत और बढ़ा, 1.9 करोड़ हो गया और 2020 में जैसा मैंने आपको बताया कि 2.1 करोड़ तक पहुंचा और अब ये 2.5 करोड़ तक पहुंच गया है। जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं वो मतदाताओं की संख्या के आधार पर उन पर ध्यान देते हैं। बिहार में भी 2005 में जब सरकार लालू की थी तब से महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया गया। पहले महिलाओं को आरक्षण 50% दिया गया स्थानीय निकायों के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में। उसके बाद नौकरियों में 33% आरक्षण दिया गया और 2025 में तो आपने देखा कि कैसे नगद राशि 10-10 हजार रुपए की बांटी गई। अब इस लेन देन का, यानी इस 10,000 रुपए का इस चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन लोगों का ये मानना है, जो गणित लगाते हैं, गणित के लोग भी बताते हैं कि जो 6 लाख अतिरिक्त वोट पड़ा है उसको अगर आप 243 विधानसभा सीटों में बांट दें 25,000 के हिसाब से तो ये पांसा पलट सकता है, यानी एनडीए की सत्ता बन सकती है। लेकिन अगर ये पांसा इधर पर हो गया, महागठबंधन के पक्ष में चला गया, तो महागठबंधन की भी सरकार बन सकती है। पिछले चुनाव में आपको याद हो कि 20 से लेकर के 70 विधानसभा क्षेत्र सीटें ऐसी थी जो कि 5,000 के अंतर से महागठबंधन ने लूज की थी, यानी हार गई थी। और इन्हीं सीटों पर इस बार महागठबंधन ने जोड़ दिया है और सबसे ज़्यादा सीटें आपको मालूम है आरजेडी ने ही लड़ी हैं महागठबंधन की ओर से। कांग्रेस ने तो पिछले 2020 के मुकाबले 10 सीटें कम लड़ी हैं, 61 सीटों पर ही लड़ रही है। और इधर जो एनडीए गठबंधन है उसमें बीजेपी और जेडीयू ने बराबर बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, यानी 202 सीटों पर चुनाव लड़ा। और बाकी की जो 41 सीटें थी वो अपने सहयोगी दलों को बांटी, जिसमें हम है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और भी कई लोग हैं। तो अब देखना यह है कि इन महिला मतदाताओं पर जादू किसका चला, तेजस्वी यादव का चला या नीतीश कुमार का चला। अब जो आंकड़े अभी जो आए थे, आपने देखा, जो क्या कहते हैं इसको, एग्जिट पोल लाए थे, वो सब तो ये कह रहे हैं कि जादू नीतीश बाबू का चला है। लेकिन नीतीश बाबू के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव में जिस तरह का व्यवहार किया और खुद नीतीश बाबू जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी से दूर दूर खड़े दिखाई दिए या उनके मंचों को उन्होंने साझा नहीं किया, इससे महागठबंधन का कहना है कि ये जो महिला मतदाता बढ़े हैं पिछले चुनाव के मुकाबले 6 लाख ज़्यादा, ये सब आरजेडी और कांग्रेस की तरफ जाएंगे। अल्पसंख्यक जो मतदाता महिलाओं के वो तो 100% महागठबंधन के साथ जाएंगे। तो ये अपने अपने कयास हैं, लेकिन कयासों से तो बात चलती नहीं है। बात तो तब होगी जब 14 नवंबर को मतगणना होगी, ईवीएम बताएंगी कि किसको कितने वोट मिले। लेकिन ये तय है कि इस चुनाव में जो किस्मत लिखी जाएगी किसी भी राजनीतिक गठबंधन की या पार्टी की, वो महिला मतदाताओं के द्वारा लिखी जाएगी। लेकिन सब लोग इससे सहमत नहीं हैं।
बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस बार जो निर्णय होगा वो जेन जी यानी जो युवा मतदाता हैं, जो नए मतदाता हैं, जो नौजवान मतदाता हैं, जो 18 से लेकर 30 साल की उम्र के मतदाता हैं, उनके हाथों से नई सरकार की किस्मत लिखी जाएगी। अब ये जो नए वोटर हैं वो तेजस्वी के साथ ज़्यादा हैं या नीतीश बाबू के साथ ज़्यादा हैं, ये इसके लिए कोई साफ आंकड़ा महिलाओं की तरह हमारे पास नहीं है। लेकिन जो भीड़ है जो पिछले पूरे चुनाव प्रचार के दौरान दिखी, उससे ये लगता है कि जेन जी वोटर जो है यानी 18 से 30 साल की उम्र का जो वोटर है वो महागठबंधन की ओर आकर्षित दिखाई दिया था। अब वो वोट उसने महागठबंधन के प्रत्याशियों को डाला है या नहीं डाला है ये लिटमस टेस्ट लगाने का हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है। ये तो केवल जो एग्जिट सर्वे करने वाले लोग हैं यही बता पाते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। और 9 कंपनियों ने दैनिक भास्कर के साथ साथ 9 अलग अलग कंपनियों ने जो एग्जिट पोल किए हैं, तो उसमें सबने यानी पूरी 9 की 9 सर्वे में एनडीए की सरकार बना दी है। तो इससे लगता है कि जनादेश को इन लोगों ने कोई एक तरह से क्या कहना चाहिए, इसका एक्सरे तो बहुत पुरानी टेक्निक हो गई है, इसको स्कैन कर लिया है मशीनों को और उसके आधार पर ये दावा किया है कि एनडीए की सरकार बन रही है। अब इतनी उठापटक के बाद भी, वोट अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे और अभियान के बाद भी अगर बिहार में सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है तो ये मानकर चलना चाहिए, आने वाले दिनों में पूरे देश को मान लेना चाहिए कि इस लोकतंत्र में मतदान का जो ट्रेंड है वो मताधिकार लोग अपने विवेक से नहीं करते हैं, पैसे से करते हैं। जैसे पहले लाडली बहनाओं ने भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में नौका पार की, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नौका पार की, वैसे ही बिहार में एनडीए गठबंधन की नौका भी ये महिलाएं ही पार करेंगी। यानी ये महिलाएं क्या, जिसको आप पैसा दे देंगे, जिसको आप ज़्यादा पैसा देंगे, वो उस पार्टी की, उस गठबंधन की नौका को पार लगा देंगे, ये मानकर अब चलना चाहिए। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है, अब 14 तारीख के बाद ये बहस शुरू होगी कि क्या हमें अपना जो जनप्रतिनिधित्व कानून है 1951 का, उसमें तब्दीली करना चाहिए। क्या ऐसी जो घोषणाएं होती हैं जिसमें डीबीटी होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर, जो खातों में पैसा नगद दिया जाता है, इस पर रोक लगाना चाहिए? क्या इसे कदाचरण की श्रेणी में रखना चाहिए? इस चुनाव में आप देखें कि जो आदर्श आचार संहिता की बात ही नहीं हुई, कहीं से पेड न्यूज की शिकायत ही नहीं आई, कहीं से झंडी डंडी फाड़ने की शिकायतें दर्ज नहीं हुई, कहीं कोई ज्ञापन देने चुनाव आयोग के पास नहीं गया, ना एनडीए गठबंधन के लोग गए, ना एनडीए गठबंधन के लोग गए। तो इससे लगता है कि अब आदर्श आचार संहिता तो कहने की चीज रह गई है, इसकी पुनर्समीक्षा की जरूरत है। और जो इसमें हमारा कानून है उसमें भी सुधार की जरूरत है। अब इसी कानून के तहत अभी आप देखें कि एग्जिट पोल हो रहे हैं, और ये एग्जिट पोल एक तरह से आने वाले जनादेश का अपमान है। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनती है, तो इन एग्जिट पोल करने वालों को आप किस तरह से सजा देंगे, किस तरह से इनको दंडित करेंगे? बन गई तब तो ठीक है, इनके सारे खून माफ हो जाएंगे। लेकिन अगर सरकार नहीं बनी एनडीए की, तो फिर इन एग्जिट पोल करने वालों के लिए क्या दंड दिया जाए, इसका कोई प्रावधान भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में नहीं है। इसमें एग्जिट पोल करने की व्यवस्था तो है, लेकिन अगर ये गलत साबित हो जाए तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में जब जनादेश सामने आ जाएगा, उसके बाद इन सारे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। फिलहाल बिहार की किस्मत कौन लिखेगा, ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है। कयास हैं कि महिलाएं लिखेंगी कि नौजवान जेन जी लिखेंगे। नेताओं के हाथ में तो अभी रहा नहीं चुनाव, क्योंकि ये चुनाव अब ईवीएम के गर्भ में छुपा हुआ है इसका परिणाम, और उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। आज की रात भी कल की रात है, कल की रात भी कल की रात है, परसों 14 नवंबर को
हम लोग फिर मिलेंगे, तब देखेंगे कि चुनाव परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ न कीजिए तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नमस्कार।